नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में और कैसे कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हमारे देश को आत्मनिर्भर बना रही है। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खेती किसानी में आपको हम जानकारी देंगे गेहूं की एक ऐसी किस्म के बारे में जिसमें ना सिर्फ पोषण तो भरपूर है बल्कि मुनाफा भी भरपूर छिपा हुआ है और इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। ये किस्म है काठिया गेहूं। साथ ही आज आपको हम बताएंगे तिलहनी फसलों में पोषण प्रबंधन किस तरीके से आप कर सकते हैं और इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात कराएंगे एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके सफल किसान से भी। फार्मिंग इंडिया में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी पोषण सुरक्षा को लेकर, फसल बीमा को लेकर और साथ ही बहुत सारी जानकारी आज के कार्यक्रम में आप देख सकेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला भाग, विज्ञान और किसान। आइए सबसे पहले देखते हैं कार्यक्रम का पहला भाग, विज्ञान और किसान। इस भाग में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। आज भी एक ऐसी ही नई जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। हमारे देश में गेहूं की खेती मुख्य तौर पर की जाती है, लेकिन इसी फसल में ना सिर्फ अगर हम बात करते हैं पोषण की, हमारी उपज जो है पोषण से भरपूर हो और वही उपज किसानों को मुनाफा भी दिला सके, इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो काठिया गेहूं उपज लेते हैं और उसके ज़रिए ना सिर्फ उन्हें बाजार भाव अच्छा मिलता है बल्कि जो आमदनी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है इसकी जो किस्म है ये वाली, इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान पहले से ही इस किस्म की लगातार अच्छी उपज ले रहे हैं। और क्या फ़ायदा उनको मिल रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। काठिया गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्राइटिकम ड्यूरम है। ये किस्म देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाजार में दूसरी किस्मों के मुकाबले इसका मूल्य भी काफी ज्यादा मिल जाता है। HI 8713 काठिया गेहूं की उन्नत किस्म है। इसे मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खिरिया गाँव नाम का एक गाँव है। ललितपुर जिले के इस गांव में 55 साल के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल रहते हैं। इनके पास 5 हेक्टेयर जमीन है। इस पर मुख्य रूप से गेहूं की एक फसली खेती होती है। बात 2018-19 की है, जब ललितपुर कृषि विज्ञान केंद्र काठिया गेहूं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसानों की तलाश कर रहा था। इन किसानों में एक नाम प्रभु दयाल का भी था। इसके बाद उनके खेत में काठिया गेहूं का परीक्षण शुरू हुआ। 1 एकड़ बुआई के लिए उन्हें तकनीकी जानकारी दी गई और उन्नत काठिया गेहूं किस्म HI 8713 के 40 किलो बीज प्रदान किए गए। HI 8713 को पूसा मंगल भी कहा जाता है। उन्होंने 1 एकड़ में स्थानीय काठिया किस्म की खेती की और 1 एकड़ में काठिया गेहूं की उन्नत किस्म HI 8713 बोई। HI 8713 किस्म ने 20.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का जबरदस्त उत्पादन दिया और बाजार मूल्य भी 2500 रुपए क्विंटल रहा। इस तरह 1 एकड़ में प्रभु की सकल आय 52,000 रुपए थी। अगर 11,200 रुपए प्रति एकड़ की लागत को अलग कर दे तो HI 8713 ने उन्हें 40,800 रुपए का शुद्ध लाभ दिया। पहले 2 साल के अनुभव से उत्साहित होकर 2020-21 के रबी सीजन में उन्होंने 20 हेक्टेयर जमीन पर ये किस्म उगाई। इसके अलावा आसपास के गांवों में भी 110 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर ली। उनके खेत से काठिया गेहूं का कुल उत्पादन 500 क्विंटल था और सकल आय थी 12,05,000 रुपए। प्रभु आज क्षेत्र के लोकप्रिय किसान बन चुके हैं। इस तरह 3 साल के अंदर काठिया गेहूं की उन्नत किस्म के तहत प्रभु दयाल का क्षेत्र 1 एकड़ से बढ़कर 50 हेक्टेयर और उत्पादन 20 क्विंटल से बढ़कर 500 क्विंटल हो गया। उनकी आय भी 50,000 रुपए से बढ़कर 12,05,000 रुपए जा पहुंची। अब प्रभु दयाल का इरादा बड़े पैमाने पर काठिया गेहूं उगाने का है। वो दूसरे किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं। बढ़ी हुई उत्पादकता, कम लागत और बेहतर बाजार मूल्य किसानों के लिए काठिया गेहूं की खेती को अपनाने के मुख्य कारण है।
तो देखा आपने लगातार हमारे जो किसान हैं कैसे अलग अलग जो उन्नत प्रजातियां हैं उनका चयन कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से हमारी जो तिलहनी फसलें हैं उनकी। अभी का जो समय चल रहा है आप सभी जानते हैं, लगातार आपको हम बताते हैं अभी का जो माह है इस माह में आप कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, लेकिन जिन किसानों ने तिलहनी फसलें ली हैं वहाँ पर उन्हें कौन कौन से कृषि कार्य करने होंगे, किस तरीके से प्रबंधन अपनाना होगा जिससे उनकी जो उपज है वो अच्छी बनी रहे। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अगस्त माह में तिलहनी फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए निगरानी करते रहे। सोयाबीन और तिल में भी खरपतवार नियंत्रण और कीट रोग का नियंत्रण कार्य करे। सोयाबीन की फसल में पीला मौजिक रोग की रोकथाम हेतु डाइमेथोएट 30 EC या मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC की 1 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करे। ध्यान रखें कीट और रोग नाशक दवाओं का 1-2 छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल पर ही करें। फसल में दीमक का प्रकोप दिखने पर मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 750 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 2.5 लीटर या कीनोलफॉस 25 EC 1.5 लीटर दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई बेहद जरूरी है, इसलिए वर्षा न होने पर सिंचाई कार्य करते रहे। अगर पेगिंग की समस्या है तो पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें, इससे फलियों का उत्पादन बढ़ेगा। तिलहनी फसलों में पोषण प्रबंधन का कार्य करें। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन की कमी दिखने पर 0.2% बोरेक्स की घोल का प्रयोग करें। फसल में जिंक की कमी होने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% चूने का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो बात हुई इस माह में किस तरह का प्रबंधन आप अपना सकते हैं तिलहनी फसलों में, लेकिन जो हमारी तिलहनी फसलें हैं उनमें भी पोषण भरपूर मिल सके, मुनाफा ज़्यादा मिल सके और ख़ासतौर से उनके ज़रिए जो हमें प्राप्त होता है तेल उसकी मात्रा भी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो स्थिति है थोड़ी सी पीछे नज़र आती है। तेल की मात्रा ज़्यादा होगी तो यहाँ भी हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। किस तरीके से इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है इस बारे में जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव ने। तो अनुसंधान की जहाँ तक बात करें तो पिछले 7 वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा 235 किस्में जो पैदा की गई और उनमें से जैसे ज़्यादातर किस्में उच्च पैदावार के साथ साथ विभिन्न जो जैविक और अजैविक दबाव हैं उनके प्रति सहनशील किस्में हैं। और अधिक पैदावार की अगर बात करें तो जैसे सोयाबीन की, सरसों की हम बात करते हैं तो हमने टारगेट किया कि 20 क्विंटल से अधिक की किस्में रहें और अभी पिछले कुछ समय में 25 क्विंटल तक की किस्में हमने जो है विकसित की हैं। उसी तरह सोयाबीन ग्राउंडनट में जो मूंगफली में है, मूंगफली में भी जैसे 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की किस्में हैं तो उसमें हमारा टारगेट 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का था। उसी तरह तेल की मात्रा बढ़ाने का और गुणवत्ता बढ़ाने का, तो उस दिशा में काफ़ी काम किया गया। सोयाबीन क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है तो उसमें पिछले 5 सालों में हमने 53 जो हैं किस्में विकसित की और उन 53 किस्मों में जैसे कि सूखा रोधी भी हैं, कुछ जो बीमारियां बार बार आती हैं उनके प्रति भी प्रतिरोधी किस्में हैं और इसमें 4 किस्में जो हैं वो गुणवत्ता की भी हैं। सोयाबीन में जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि उसके प्रोटीन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, प्रोसेसिंग के बाद करते हैं। उसमें एक कुनिट ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है जो कि हमारे जो डाइजेशन के प्रोटीन्स डाइजेशन के लिए जो सिक्रेशन होते हैं उनको आंत में वो उनको जो है इनहिबिट कर देता है, जिससे उसका प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है सोयाबीन का। तो उसमें हमने अभी 3 किस्में वो विकसित की हैं तो उनका जो प्रोटीन है सोयाबीन से उसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसी तरह से तेल, सोयाबीन के तेल में एक जो रखने के बाद एक गंध की प्रॉब्लम आती है तो एक लाइपोक्सिनेज पदार्थ होता है तो उसकी मात्रा भी घटाई गई है, तो उसकी भी किस्में अभी आ गई हैं। उसी तरह से मूंगफली में जो है अभी 2 किस्में हमारी जो गुणवत्ता वाली आई हैं जिसमें कि ओलिक एसिड की जो मात्रा है वो
79% के आसपास है, जो कि पहले वाली किस्मों में 55-56% होता था। तो वो ओलिक एसिड जैसे एक अच्छा हमारा वसा अम्ल है, उसके अलावा जो है उसकी जो रखने की क्षमता भी है, जो उसकी शेल्फ लाइफ भी है तेल की, वो भी बढ़ाता है, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही। तो और इन किस्मों की पैदावार भी जो हमारी सामान्य किस्में हैं जिसमें गुणवत्ता नहीं है, नॉर्मल हैं, उनसे अच्छी है। इसी तरह सरसों में हमने पीछे जैसे लगभग राय सरसों में टोटल 52 किस्में हमने विकसित की हैं और उनमें हमने गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया। जैसे कि इरूसिक अम्ल एक सरसों में वसा अम्ल होता है जो कि हमारे हृदय के लिए अच्छा नहीं होता है, और जो हमारी किस्में हैं उसमें वो इरूसिक अम्ल की मात्रा लगभग 40-45% तक होती है। तो उसको हमने घटाकर जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से 2% से कम हम उसको ले आए हैं। तो उसमें 7-8 किस्में जो हैं अभी पिछले जो 5-6 सालों में हमने विकसित की हैं, जिसमें कि पूसा संस्थान की किस्में जो प्रमुख रूप से। इसी के साथ ही कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान भाइयों बहनों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं हमारे प्रगतिशील किसानों के बारे में, सफल किसानों के बारे में। लेकिन आज जिन किसान के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ एक मुहिम शुरू की, अभियान के रूप में उसे आगे बढ़ाया, बल्कि आज के समय में ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कृषि के लिए पानी यानी जो जल है कितना महत्वपूर्ण है और उस जल के संरक्षण के लिए साइमन जी ने लगातार प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों को सराहते हुए सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इनकी कामयाबी की दास्तां कैसी रही, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। साइमन ओराव मिंज, जिन्हें झारखंड के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है, और अपने ग्रामीणों के बीच साइमन बाबा एक भारतीय पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें झारखंड राज्य में सूखे से निपटने के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। उनके प्रयासों से 5 सिंचाई जलाशयों के निर्माण के साथ साथ
एक पर्यावरणीय परियोजना के बारे में बताया गया, जिसमें 51 पेड़ों को शामिल करते हुए रांची के पास बैरो ब्लॉक में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और कुओं एवं तालाबों की खुदाई शामिल है। समाज में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। ओरांव मिंज का जन्म रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर बीरो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव खक्सी टोली गांव के कैथोलिक किसान परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा केवल कक्षा 4 तक थी। इनके क्षेत्र में ग्रामीणों ने कृषि के लिए वर्षा जल पर बहुत अधिक निर्भर किया और पानी की कमी के कारण हर साल सीमित अवधि के लिए ही खेती की। साइमन बाबा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने झारखंड में छोटी छोटी नहरों को मिलाकर 3 बांध बना डाले। आज इन्हीं बांधों से करीब 5000 फीट लंबी नहर निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। उनके द्वारा बनाए गए बांधों से 5 गांवों की सूरत बदल चुकी है। वर्ष 1964 में ग्रामीणों ने उन्हें परहा राजा के रूप में चुना और उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें वे हर साल 1000 पेड़ लगाते हैं ताकि मिट्टी के कटाव और जल संसाधनों की कमी को रोका जा सके। साइमन ने आसपास के सभी गांवों के प्रतिनिधियों के साथ 25 सदस्यीय ग्राम समिति का गठन किया, जो वानिकी अभियान का संचालन करते हैं। साथ ही वे लोगों के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं, जो पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ चलाया जा रहा है। उनके प्रयासों से 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर खेती करने, एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन करने और 20,000 मिलियन टन सब्जियों की पैदावार में सहायता करने की उपलब्धि है। उन्होंने 2012 से 2014 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो के रूप में कार्य किया। पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण न करने के बावजूद भी साइमन ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से अपने राज्य की खेती में काफी मदद की है। साथ ही बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। तो देखा आपने कैसे साइमन ओरांव जी, जो कि लगातार कोशिश करते रहे इस पानी को बचाने के लिए, सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और ये प्रयास आपको भी करना होगा, हमें भी करना होगा। जो हर एक बूंद है वो बहुत कीमती है। जल संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, तभी हम इसमें और ज़्यादा सफल हो सकेंगे। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारे कार्यक्रम का आखिरी भाग, फार्मिंग इंडिया। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारी जो अलग अलग फसलें हैं वो पोषण से भरपूर होती हैं। जिस तरीके से फसल में पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही आवश्यकता हमारे शरीर को भी है। और खासतौर से मोटे अनाजों की हम बात करते हैं या बात की जाए ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें लगातार जो रकबा है अब हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये प्रयास रहे हैं हमारी सरकार के, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर किसान अब इनकी खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसमें भी काफ़ी इजाफा किया गया है इन फसलों के लिए, जिससे किसान आगे आएँ और इन फसलों की खेती करें। इनका बाजार भाव तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही पोषण के लिए भी, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी ये फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
किसानों को जागरूक बनाने का ये काम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हो रहा है। इसके मुख्य रूप से 2 बिंदु है। एक, किसानों को इस संबंध में जरूरी जानकारी देना और दूसरे, उनका क्षमता निर्माण करना। पहले बिंदु के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अलावा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई किस्मों या फिर संकर बीजों का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। साथ ही एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों में सुधार के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि दूसरे बिंदु में क्षमता निर्माण के लिए कृषि उपकरणों या मशीनों, जल बचत उपकरण, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन, बीज मिनीकट का वितरण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा है। इसके अलावा पोषक अनाज के लिए किसान उत्पादक संगठन, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और बीज हब को भी समर्थन दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन जैसी योजनाएं भी चला रहा है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट होती है, प्रदर्शनों का आयोजन होता है, किसान भोजन की व्यवस्था की जाती है, किसान गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक बाजरे की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। किसान हित समूहों की सहभागिता पर जोर दिया जाता है और फार्म स्कूलों की स्थापना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा राज्यों को भी ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत पोषक अनाज को बढ़ावा दे सके। लघु बाजरा, ज्वार और बाजरे पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई किस्मों के विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR संस्थानों में स्थित 45 सहयोगी केंद्रों को सहायता प्रदान करता है। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ना सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बल्कि उसके साथ साथ पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं, जिसके जरिए जो इस तरह की फसलें हैं वहाँ पर पोषण सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर सकती हैं। इसके साथ ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं लगातार इसी प्रयास में हैं कि अलग अलग फसलों की उन्नत किस्में जो हैं वो विकसित की जाएं और उनका चयन करके हमारे किसान भी पोषण के लिहाज से इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी, आइए देखते हैं। जितना उत्पादन महत्वपूर्ण है उतना ही पोषण भी जरूरी है। जो अनाज हम खाते हैं या जो सब्जी या जो फल खाते हैं उसमें पोषण होना चाहिए। नैसर्गिक रूप से कुछ पोषण होता है, लेकिन कुछ पोषण ऐसा है कि जो कि और भी ज़रूरी होता है। और एक जैसे धान है, कुछ धान में आप देखेंगे कि जिंक की मात्रा नहीं पाई जाती है, और जो पहले ट्रेडिशनल कुछ वैरायटी थी उसमें जिंक था, अब जिंक कई प्रजातियों में आप पाते नहीं हैं। मक्के का है, मक्के में कैसे आप प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं, ऐसी सब्जियों हैं उसमें बीटा कैरोटीन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो वैरायटीज़ हैं, इन वैरायटीज़ को बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ कहते हैं, जैव संवर्धित प्रजातियाँ जिसमें पोषण की मात्रा अधिक हो। और उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहल की है। आज की तारीख में 75 से अधिक ऐसी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज बनाई गई हैं, जिसमें धान की भी है, गेहूं की भी है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक है, जिंक की भी मात्रा अधिक है, जो पहले हम खाते थे। तो टैबलेट खाने से अच्छा है कि इन प्रजातियों को खाएं। इन गेहूं की से ही सीधे हमको मिल जाए तो टैबलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मक्के में है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है। और आप देखें जैसे बाजरा है, बाजरा में आयरन पहले से अधिक पाया जाता था, लेकिन और भी अधिक आयरन करने का प्रयास किया गया। ऐसी सोच इसलिए है कि भारत देश में 50% के आसपास जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण है, एनीमिया है और तमाम तरह की कमी है। बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, बच्चे मतलब पूरी तरह से मानसिक रूप से भी कई बार विकसित नहीं हो पाते कुपोषण की वजह से। तो सरकार का प्रयास है, खास करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, कि जो उत्पादन किसान करें वो ऐसे प्रजातियों का करें जिसमें पहले से ही पोषण भरा हुआ हो। जो पोषण युक्त प्रजातियां हैं, ऐसी प्रजातियों का विकास हो,
प्रचार प्रसार हो, किसानों को बताया जाए, जिससे उसका उत्पादन करें और उसको उगाएं, और जो खाएंगे खुद का ही भला होगा, पूरे देश के हर व्यक्ति को भला होगा, मजदूर हो चाहे काम करने वाला हो, शहर का हो चाहे गांव का हो। तो एक ये पहलू है कि जो जहाँ जड़ पे ही एक कहे कि आप ऐसा उपाय हम करें कि सब लोगों को लाभ हो। दूसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नारी नाम की योजना शुरुआत की है, न्यूट्री सेंसिटिव एग्री रिसोर्सेज एंड इनोवेशंस। और न्यूट्रिशन पे इसमें हमारा जोर है, महिलाओं के ऊपर जोर है कि महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख करके कैसे न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे सकते हैं। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र में जो आधुनिक तकनीक है उसका समावेश हमें नजर आता है, और इसी कड़ी में आपको हम दिखाते हैं एक मोबाइल ऐप के बारे में। आज खास तौर से आपको हम जानकारी दे रहे हैं फसल बीमा मोबाइल ऐप के बारे में, किस तरीके की ये ऐप है और इसके जरिए फसल बीमा की सारी जानकारी आपको कैसे मिल सकती है, आइए देखते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। ये ऐप बीमित किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें, आप कृषि दर्शन जो कि एक सबसे पुराना कार्यक्रम है कृषि जगत का, इसको अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, तो आप सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी कभी भी ले सकेंगे। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।